द सेकेंड पार्ट दैट इज ऑफ सिविल लॉ। तो सिविल लॉ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। अभी मैं जनरली पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ना पढ़ते हुए, क्वेश्चन आप पेपर्स आपके पास है, मैं सिर्फ इसका एक जो ब्रीफ है आपके सामने रखता हूँ कि इस केस में जो लैंडलेडी है उसने सिविल कोर्ट के सामने ये कहा कि सर ये जो टेनेंट है, पहले 2 बार सूट्स हमने फाइल किए थे रेंट कंट्रोलर के पास, तो वहां पे रेंट कंट्रोलर ने कहा कि टेनेंसी जो रेंट एक्ट है वो इस पर्टिकुलर टेनेंसी पे अप्लाई नहीं करेगा एंड देयरफॉर रेंट कंट्रोलर डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन। तो मैंने सिविल कोर्ट में मामला फाइल किया। अब ये व्यक्ति कहता है कि रेंट कंट्रोलर के पास जुरिसडिक्शन है, सिविल कोर्ट के पास नहीं है एंड देयर बाय रेस जुडिकाटा लगा देना चाहिए। तो सेक्शन 11 की एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। द रीजन इज रेंट कंट्रोलर ने ना तो केस को हर्ड एंड डिसाइडेड फाइनली किया है, द फॉर्मर कोर्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई द सबसीक्वेंट सूट, ये आपको मेंशन करना है। रेंट कंट्रोलर ने ऑलरेडी अगर केस को डिसमिस कर दिया दैट आई डोंट हैव द जुरिसडिक्शन, सो इट और ट्रायल कोर्ट में जाके टेनेंट जो है वो ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोलर के पास जुरिसडिक्शन है, सिविल कोर्ट के पास नहीं है, तो ही कैन नॉट एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। सो ऑन द ग्राउंड व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर वी कांट से दैट रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज सेक्शन 11 के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे एंड अकॉर्डिंगली ये जो केस है सिविल कोर्ट सुन सकती थी ऑन मेरिट्स। जिसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी सिंपल, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है दैट इज बेस्ड अपॉन सेक्शन नंबर 19 ऑफ द 19 एंड 20 जो हमारे सीपीसी के हैं उसी के बेसिस पे बात करते हैं कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन एक जगह पे हुआ, where the suit can be filed, so where any of the defendant resides or where the cause of action takes place, that place will have the jurisdiction। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए, तो पार्ट ए में बड़ा सिंपल सा इन्होंने पूछा था कि आपने गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया, ठीक है, गवर्नमेंट सूट फाइल करना, एक नोटिस दिया, 2 महीने खत्म होने से पहले सूट जो है वो फाइल हो चुका है और सूट फाइल होने के बाद जनरली आपने जो है फॉर्मल डिफेक्ट के कारण से सूट को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद बिना फ्रेश नोटिस दिए आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, तो क्या सब्सिक्वेंट सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज अमरनाथ का एक जजमेंट था, अमरनाथ डोगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 सुप्रीम कोर्ट, अमरनाथ डोगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर पहला नोटिस आपने दे रखा है, आपने अपने सूट को विड्रॉ किया है एंड सब्सिक्वेंटली यू आर फाइलिंग द सूट विदाउट गिविंग द सेकंड और फ्रेश नोटिस, सो दैट सूट इज मेंटेनेबल। जो सेक्शन 80 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 2 महीने का टाइम खत्म होना चाहिए, तो आपने 2 महीने के बाद अगर सेकंड सूट फाइल किया दैट इज टोटली एंड टोटली मेंटेनेबल। आपको डिसमिसल जो है अगर कोर्ट ने किया है तो वो गलत ऑर्डर रहेगा। इसके साथ साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन which is related with section number question number 7 का जो पार्ट बी है, ठीक है, सो पार्ट बी मैंने प्रॉफिट्स की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक सूट फाइल किया कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दे दिया, फिर ऑपोजिट पार्टी ने अपील फाइल करी, एपीलेट कोर्ट ने अपील को अपहोल्ड करते हुए ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया एंड देयर आफ्टर जो व्यक्ति अपील में हारा है केस को, उसने सेकंड अपील फाइल करी और सेकंड अपील फाइल करने के बाद उसके फेवर में जजमेंट वापस आया, मतलब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर रिस्टोर हो गया। द मोमेंट इट इज रिस्टोर्ड, सो क्या जो मैंने प्रॉफिट्स एपीलेट प्रोसीडिंग्स के दौरान बनते हैं, क्या वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज मैंने प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स हैं जो एक व्यक्ति अनलॉफुल पोजीशन में होल्ड करते हुए enjoy करता है and that all profits can be claimed by the decree holder। So question number 7 का जो part B है उसमें he can claim the many profits, ठीक है, doesn't matter कि appellate court ने opposite party के favor में in the meanwhile judgment pass किया था। next जो question है question number 8 that is related with the Hindu law, और हिंदू लॉ बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 2 भाई हैं A and B, दोनों के बीच में पार्टीशन का सूट चल रहा था, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एक ब्रदर की डेथ हो जाती है, विडो जो है वो क्लेम करती है कि मेरे हस्बैंड का राइट था इस प्रॉपर्टी में तो मैं सूट को कंटिन्यू करूंगी, तो ऑपोजिट ब्रदर कहता है कि सर्वाइवरशिप का जो है ये सर्वाइवरशिप का रूल था और सर्वाइवरशिप के रूल के अकॉर्डिंगली आपको जो है ये प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए।
सो अब यहाँ पे आपने जो चीज समझनी थी वो लिखा है दैट बिफोर कमिंग इनटू द ऑपरेशन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ए ने सूट फाइल कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ओपन एंडेडनेस है कि ये जो हमें आज जो निर्णय लेना है वो 1956 की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लेना है या नहीं। तो आप लोग इस चीज को रेफर कर सकते थे दैट आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द 1956 एक्ट, if a person dies leaving behind a class 1 legal hire, the rule of survivorship will not be applicable, rather the rule of succession will be applicable। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चल सकते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है ना, देखो आपने दो भाई है, ज्वाइंट फैमिली है, पार्टीशन का सूट पहले फाइल हो गया, मतलब 1956 से पहले हुआ, बट पेंडेंसी के दौरान उसकी डेथ हुई है। 1956 में ये लॉ एप्लीकेबल हो गया और 1956 में इसकी एप्लीकेबिलिटी होने के बाद does the wife will get the right over the properties or not, and after the 1956 act the woman will get a right according to section number 6 along with section number 14 over of the Hindu Succession Act, because Hindu Succession Act का section number 6 शायद applicable ना भी हो पाए, लेकिन 14 जो है वो applicable जरूर हो सकता था if the woman is having the actual possession of the property, though the property was in her limited rights, the absolute interest can be generated over there। तो सेक्शन नंबर 6 और 14 का कोरिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना था। जो डिसाइडिंग पॉइंट है वो ये कि आप ये जो लाइन है ना, बिफोर कमिंग इनटू द ऑपरेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको किस तरीके से क्वेश्चन आंसर के अंदर मैनेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ओपन एंडेड है, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है, एंड एक से ज्यादा लोगों के आंसर ठीक होने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग भी अगर आपने रीजनिंग रखी है उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने एक रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है, मैरिज के रजिस्ट्रेशन पर, कहा कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा वो मैरिज जो है वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगी। दो लोगों ने शादी करी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे की लेजिटिमेसी की बात आती है, तो क्या वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 16 हमें रेफर करना था, एनी चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड और अ वॉइडेबल मैरिज विल बी कंसीडर्ड टू बी लेजिटिमेट एज फार एज हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न्ड, और उस बच्चे के सारे राइट्स अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में रहते हैं।